बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही बहुत ही प्यारी सी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। दूसरे शब्दों में कहूं तो EMI एंड AC के 10th वीडियो लेक्चर में 10 का दम, बिल्कुल सही। आज का वीडियो लेक्चर अगर गिनती में देखा जाए तो 10वां वीडियो लेक्चर है और इससे पहले मैं इस यूनिट के बहुत सारे बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए दे चुका हूं, कुल मिलाकर 9 वीडियो लेक्चर। जी हां, इसलिए तो ये 10वां वीडियो लेक्चर है। सवाल आता है सर आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं लगातार टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज आपको चीजें सिखाता आ रहा हूं। आज भी कुछ नया सिखाऊंगा जो फिर से हमारी पुरानी बातों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इसलिए अगर गलती से कोई स्टूडेंट अचानक से ये वाला वीडियो लेक्चर आज पहली बार देख रहा है और उसे ये पता ही नहीं है कि इससे पहले 9 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, तो मेरी आपको गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले अपलोड किए गए वीडियो लेक्चर्स को एक बार जरूर देखें ताकि आपको आगे की बातें, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए आज की बात अच्छे से समझ आए। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खास करके इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जी हां, अगर मैं कम्युनिकेशन की दुनिया की बात करूं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो जब आप भविष्य में अगर इंजीनियर बनते हैं और आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप ऐसी मशीनें और ऐसे यंत्र जरूर बनाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और इलेक्ट्रिसिटी के आने से कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं उन सभी मशीनों की, उन सभी यंत्रों की जो कम्युनिकेशन की दुनिया में काम कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन की दुनिया में काम करने वाला बहुत कुछ है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो बहुत सालों से, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो वो है रेडियो वेव कम्युनिकेशन। जी हां, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पूरे देश में एक आर्मी बेस कैंप पे एक आर्मी वाला सोल्जर अपने घर पे या अपने साथियों से या किसी दूसरे बेस कैंप पे फोन पे बात करने की बजाय रेडियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करने की मदद करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन वो करने की कोशिश कर रहा है या जो भी सिग्नल वो भेजने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एंटायरली अ रेडियो वेव कम्युनिकेशन, दैट इज एंटायरली बीइंग कम्युनिकेटेड थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम है। खैर, ये बहुत सारी डिटेल की बातें हैं, लेकिन जो भी है आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। और जो मैं आज आपको बताऊंगा दैट इज नॉट बहुत ज्यादा डिटेल का कॉन्सेप्ट, बट हाँ, कम्युनिकेशन की दुनिया के एक अहम हिस्से को समझने में मदद करेगा। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं सर, पॉइंट पे आओ सीधा। ठीक है बच्चों, सो टुडेज वीडियो लेक्चर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस सुना सुनाया शब्द लगता है। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने सीरियसली 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ी है, बहुत सारे बच्चे 11th क्लास के अंदर फिजिक्स को शायद उतना सीरियसली नहीं लेते होंगे, बट कोई बात नहीं है, अब ले लोगे। जब तक नहीं होगी मोहब्बत फिजिक्स से, कैसे हम उससे दिल लगी करेंगे, और नहीं होगी दिल लगी फिजिक्स से तो कैसे उसे अच्छे से हम समझा करेंगे, और जब तक फिजिक्स नहीं आएगी अच्छे से समझ तो कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो दिल लगी कराने, मोहब्बत कराने मैं हूं आ जाता और टेंशन हूं आपकी सदैव भगा जाता। तो कोई बात नहीं अगर किसी बच्चे को पुरानी बातें याद नहीं, हर नए टॉपिक को बताने से पहले पुराना टॉपिक याद दिला जाता। सो बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स में एक चैप्टर था ऑसिलेशंस एंड वेव्स। वहां पे फ्रीक्वेंसी का जिक्र हुआ था, जहां पे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, याद करो, या टाइप्स ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन की अगर बात करो तो 3 प्रकार की ऑसिलेशंस थी। एक जिसे कहा गया था फ्री ऑसिलेशन, एक जिसे कहा गया था फोर्स्ड ऑसिलेशन, और एक जिसे कहा गया था रेजोनेंट ऑसिलेशन। ठीक उसी प्रकार, इसे याद दिलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में होती है फ्रीक्वेंसी वाली ऑसिलेशंस। एक बच्चा कहता है मैं नहीं समझा अभी भी, चलो अब बच्चों वाला एग्जांपल देता हूं। पार्क में, पार्क नॉर्मल जो पार्क होता है वहां झूले होते हैं, एक वो टिंग टोंग ऐसे स्विंग होता है इस तरह का। अगर आपने देखा होगा इस तरह का एक झूला होता है और इस तरह के झूले पे यहाँ पे कुछ ऐसे लटकने वाला होता है और यहाँ पे कोई बालक आके बैठ जाते हैं और इसको पकड़ते हैं और ये झूला आगे, ये झूला पीछे, ये झूला आगे, ये झूला पीछे। इस तरह का झूला तो आपने देखा होगा, यहाँ पे डंडा लगा दो, डंडा कहोगे टूट जाएगा। इस तरह के झूले पे जब कोई बच्चा झूलता है तो 2 तरीके से झूल सकता है। एक वो आया, बैठा और झूलने लग गया अपने आप, आगे पीछे आगे पीछे। दूसरा, एक बच्चा आया पीछे से, उसने उसको धक्का दिया
फिर वो झूलने लगा। और तीसरा, एक बच्चा जो पीछे से आया उसने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसके साथ आगे, पकड़ के उसके साथ पीछे, पकड़ के उसके साथ आगे, पकड़ के उसके साथ पीछे। अबे छोड़ भी दे, मुझे झूलने दे यार। ऐसा होता है, बचपन में हम सबके साथ हुआ है और नहीं हुआ तो हमने किया है। मतलब क्या है, समझाना क्या चाहता हूं, सीधा पॉइंट पे आता हूं। जब एक बच्चा नॉर्मल झूला झूल रहा है तो उसके झूलने की कुछ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आप अच्छी तरह जानते हैं। फ्रीक्वेंसी मींस द रिपीटेशंस दैट टेक प्लेस इन एनी एक्टिविटी और एनी इवेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कोई भी चीज अपने आप को कितनी बार या कितनी गिनती से दोहरा रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर एक चक्कर काटा तो एक चक्कर काटा कितनी देर में, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और नंबर ऑफ रिपीटेशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर कोई झूला नॉर्मल आराम से आगे आराम से पीछे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में झूले ने 5 चक्कर काटे या 10 चक्कर मान लेते, बहुत धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे करते करते 1 मिनट लगा। 1 मिनट में 10 चक्कर, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट मान लेते हैं। अगर 1 सेकंड मानना है तो आप 1 सेकंड मान सकते हो, लेकिन 1 सेकंड में 10 चक्कर बहुत बड़ी चीज है। रजनीकांत थोड़ी बैठा है झूले पे, नॉर्मल बच्चा बैठा है। तो अगर 1 मिनट में 10 चक्कर, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, भाई मैंने कुछ नहीं किया, बच्चा गया बैठा, झूला, काम खत्म। एक आदमी आया, ए यार क्या तुम भी 1 मिनट में 10 चक्कर, हम तुम्हें धक्का देंगे। ये जो बालक है, ये भाई साहब आए, इन्होंने क्या किया, ऐसा धक्का दिया कि वो भाई साहब जब झूले तो 1 मिनट में 10 की जगह 15 चक्कर हो गए, 15 रिपीटेशंस हो गई। बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट गई? बढ़ गई, ऑब्वियसली बात है। पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी? 10। क्या पहले वाली फ्रीक्वेंसी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा था? नहीं। तो जब फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता तो उसे हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। भाई नेचुरल है, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, अपने आप आई, काम खत्म। लेकिन दूसरे केस में जब बच्चे ने पकड़ के झूला झुलाया तो पकड़ के झुलाने पर, बिल्कुल सही, पकड़ के झुलाने पर क्या हुआ था? पकड़ के झुलाने पर 1 मिनट में 15 चक्कर काटे। अब मुझे बताओ क्या ये नेचुरल है? ऑब्वियसली नहीं, ये फोर्सफुल है। यानी एक व्यक्ति आया, उसने फोर्स लगाया, झूले को आगे बढ़ाया, फिर झूला पीछे आया और 1 मिनट में झूले ने 15 चक्कर काटे। फोर्स ऑसिलेशन। पहले वाला क्या था? नेचुरल ऑसिलेशन। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या? फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं तीसरे भाई साहब की। एक तीसरे भाई साहब आए, उन्होंने कहा आप कितना झूल रहे हो? कह रहा जी 1 मिनट में 10 चक्कर। अच्छा, इन्होंने कितना झुलाया? कह रहा जी 1 मिनट में 15 चक्कर। अच्छा, अब मेरी बारी। कह रहा भाई साहब आप क्या करोगे? अरे देखो तो सही मैं क्या करूंगा। ये भाई साहब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। इन्होंने क्या करा, झूला पकड़ा, आगे गए, पीछे आए और हमने पता लगाया, ओ भाई साहब आपने भी 1 मिनट में 10 चक्कर काटे, छोड़ दो। 10 चक्कर वो आपके बिना भी काट रहा था। एक बच्चे ने कहा तो क्या हुआ, 10 चक्कर अगर वो मेरे बिना भी काट रहा था और मेरे पकड़ने पर भी 10 चक्कर काट रहा है तो इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। दोबारा बताता हूं, जब तीसरा व्यक्ति आया तो तीसरे व्यक्ति ने जब झूले को अपने साथ पकड़ के झुलाया यानी फोर्स लगाने की कोशिश करी तो उसके फोर्स लगाने पर फ्रीक्वेंसी ना तो 15 से ऊपर गई ना 10 से ऊपर गई और 10 थी 10 की 10 ही रही। एक बच्चा कहता है 10 तो बिना धक्का लगाए भी थी, यानी 10 चक्कर इन अ मिनट वाज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, 15 चक्कर इन अ मिनट वाज अ फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड व्हेन द थर्ड पर्सन केम फोर्स लगाने पर भी 10 ही चक्कर थे। मतलब फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर गई। जी हां, जब फोर्स फ्रीक्वेंसी मैच फ्रीक्वेंसी को यानी फोर्स फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूं सुनना ध्यान से, जब फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है, जब फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है तो उस कॉन्सेप्ट को, उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। और जब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में होता है, जब ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपको पता है, जब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में होता है या ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ होता है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। जी हां, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अ रेजोनेटिंग सर्किट और आई शुड से इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। आइए, ये सब कुछ जो मैंने बताया सिर्फ इसलिए कि जो मैं आगे बताऊं वो आपको समझ आए। अब टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, अब पहले भी हो चुकी थी लेकिन मतलब समझा रहा था, तो अब मैं हेडिंग डाल सकता हूं। हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये पूरी तरह से बेस्ड है
अगर ये पूरी तरह से बेस्ड है तो किस चीज पे बेस्ड है उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। बिल्कुल सही आपने सुना। आज का वीडियो लेक्चर अगर किसी टॉपिक पे बेस्ड है तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। अब सवाल ये आता है सर ये इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहां काम करती है, या मुझे सिंपल शब्दों में कहना चाहिए रेजोनेटिंग सर्किट। रेजोनेटिंग सर्किट यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन। रेजोनेटिंग सर्किट यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही आपने सुना। एक बच्चे ने कहा भाई कैसे, मैं जानना चाहता हूं कि रेडियो कम्युनिकेशन में ये चीज कैसे काम कर रही है, हम क्या चाहते हैं। अगर मैं आपके सामने कोई रेडियो लाके रखता हूं तो आप क्या चाहते हो? एक बच्चा कहता है क्या चाहते हो? रेडियो रखोगे तो मैं चाहता हूं बच जाए। तो क्या रेडियो सिर्फ बटन ऑन करने से बच जाता है? नहीं। अगर मैंने रेडियो में मान लीजिए बैटरी से चलने वाला रेडियो है या पावर प्लग करने वाला रेडियो है, तो पावर प्लग करते क्या रेडियो बच जाएगा? नहीं। आपने अक्सर देखा होगा रेडियो में एक एंटीना होता है। हाँ, एक बच्चा कहता है एंटीना तो सेट करेंगे, तो क्या महज एंटीना सेट करने से भी रेडियो बच जाएगा? नहीं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा रेडियो में एक बटन होता है फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला। रेडियो तो आप सुनते ही हो, हम सब एफएम सुनते हैं। एक बच्चे ने कहा एफएम सुनता हूं, रेडियो नहीं सुनता। अबे रेडियो और एफएम सेम चीज है। रेडियो आम आदमी की भाषा है, एफएम साइंटिफिक भाषा है। एक बच्चे बोला एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। अरे नहीं, एफएम मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जिन्हें नहीं पता था उन्हें बता रहा हूं, आगे जाके सीखोगे। एफएम मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी मुझे यह बात आपको बताने में अब कोई गम नहीं है कि हमारे देश में सरकार के द्वारा एक फ्रीक्वेंसी की रेंज सेट की गई है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो रेडियो सिटी 91 एफएम आप सुनते हो, रेडियो मिर्ची 93.5 रेड एफएम आप सुनते हो, रेडियो सिटी सुनते हो 91 पे, रेडियो मिर्ची सुनते हो 93.5 पे, तो 91 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेके 104 मेगाहर्ट्ज पे आप बिग एफएम सुनते हो। आपने देखा होगा, ये कुछ ऐसे नाम है जो मुझे याद है, और पता नहीं कितने सारे और नाम होंगे वो आपने देखा होगा। रेड एफएम 93.5 है, 98.3 रेडियो मिर्ची है, अलग अलग नाम है, वो आप बेहतर जानते हो। वो सभी लोग जो एफएम सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, मुझे नाम याद नहीं है। तो उसकी एक मिनिमम रेंज है जिसके पीछे रेडियो नहीं बजेगा, उसकी एक मैक्सिमम रेंज है जिसके आगे रेडियो नहीं बजेगा। लेकिन इस रेंज में हर फ्रीक्वेंसी पे भी रेडियो नहीं बजेगा। हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक सब स्टेशन है। तो रेडियो मिर्ची वाले कहते हैं भाई साहब हमें सुनना है तो 98.3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट करो। रेडियो सिटी वाले कहते हैं भाई साहब अगर हमारा गाना सुनना है तो अपने रेडियो सेट में 91 एफएम 91 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट करो। ऑल इंडिया रेडियो वाले कहते हैं 104 102.5 जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे सेट करो, तब जाके हम सुनाई देंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी तो हवा में है, तुम्हारे रेडियो वाले रिसीवर के द्वारा रिसीव हो रही है नहीं हो रही है तुम डिसाइड करोगे। हाँ यार हम डिसाइड करेंगे। मतलब कि रेडियो स्टेशन पे बजने वाला गाना तब नहीं बजता जब आप सुनना चाहते हो, आप नहीं भी सुनना चाहोगे वो बज रहा है। आपको सुनाई दे जाएगा जब आप अपने रेडियो में उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लोगे। हाँ, मतलब फ्रीक्वेंसी पकड़ना जरूरी है। हवा में तो बज रहा है, हाँ, तो आप अपने घर पे बैठ के अगर रेडियो नहीं सुन रहे तो क्या बाकी लोग रेडियो नहीं सुन रहे होंगे? तो रेडियो स्टेशन वाले क्या करते हैं, जो रेडियो स्टेशन वाले होते हैं वो लोग हवा में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं, उन्होंने फ्रीक्वेंसी भेज दी। Now they will say that our frequency is a natural frequency. If somebody tries to match up with our frequency, the person will be able to receive it. If somebody matches up with our frequency, यानी अगर हवा में भेजी गई रेडियो सिटी 91 एफएम की 91 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आप अपने रेडियो सेट में सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको रेडियो सिटी 91 एफएम का गाना सुनाई देगा। अब मुझे बताओ, जो हवा में फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो नेचुरल थी, जो आपने सेट करी वो तो फोर्स लगाया, या सिर्फ फूंक मारोगे और रेडियो बज जाएगा? फोर्स तो लगाओगे ना। तो जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक सेट नहीं करोगे, जब तक ट्यूनिंग नहीं करोगे, क्या गाना बज जाएगा? इसका मतलब कम्युनिकेशन की दुनिया में हवा में घूमने वाली किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए, इसका मतलब कम्युनिकेशन की दुनिया में हवा में घूमने वाली किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए एक हमारे पास रिसीवर होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर सके। उसके बाद हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर होना चाहिए जो उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर सके। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना, सोचो, जरा सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर आपको ये चीज लाइव देखने को मिल जाए। एक बच्चा कहता है आप करके दिखाओगे क्या? सर मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, लेकिन मैं कर चुका हूं। जी हाँ,
कुछ सालों पहले मैंने अपने क्लास 12 के ही फिजिक्स के बच्चों के साथ नासा के द्वारा हवा के अंदर सैटेलाइट्स के थ्रू भेजे जाने वाले कुछ सिग्नल्स को हमने ट्रांसपॉन्ड किया था। ट्रांसपॉन्ड मतलब मैंने रिसीव किया था, और ये काम मेरा अकेले का नहीं था, ये इट वाज अ टीम वर्क विद माय स्टूडेंट्स। सो नॉट ओनली मी बट माय स्टूडेंट्स वर आल्सो क्रेडिटेड। हमें सर्टिफिकेट मिला था नासा की तरफ से कि आपने सक्सेसफुली हमारे द्वारा हवा में भेजी गई तरंगों को रिसीव किया है, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, दुनिया भर में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे थे। हाँ, ईस्ट दिल्ली की अगर मैं बात करूं, पूर्वी दिल्ली के अंदर मैं एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये कार्य कामयाबी से संपन्न किया। एक बच्चा कहता है भाई कैसे किया, मैं देखना चाहता हूं क्या किया आपने, रेडियो कम्युनिकेशन की दुनिया में सिग्नल कैसे रिसीव कर लिया। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, आप जैसे ही चैनल की छोड़ो यार, मैं यहां लिंक शेयर कर देता हूं, आपको यहां लिंक शेयर कर देता हूं, आप इसे क्लिक कर लेना, और जैसे इसे क्लिक करोगे पहले वो देख लेना, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, और कुछ क्यूरियोसिटी जाएगी आपके दिल में कि कैसे पढ़ाई गई है फिजिक्स मेरे स्टूडेंट्स को। भविष्य में कभी मौका मिला तो एक बार फिर से ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्योंकि मैं तो नहीं बोल सकता ना नासा को कि आप मेरे लिए सिग्नल भेजो, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। इट वाज कंप्लीट न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे वर सेलिब्रेटिंग देयर 100 इयर्स, एंड बिकॉज ऑफ विच जब उन्होंने रशियन सैटेलाइट का समय इस्तेमाल किया था और सिग्नल्स भेजे थे, क्या किया था, कैसे किया था, सब देखो, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमारे रेडियो सेट में हम फोर्स फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी हवा से आने वाली फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है, उसे कहा जाता है रेजोनेंस। और आपको पता है उस समय सर्किट में कोई रुकावट नहीं होती, मतलब गाना बज जाता है। एक बच्चा कहता है अच्छा, अगर मैं सेटिंग नहीं करूंगा तो गाना नहीं बजेगा। खुद सोच के देखो, अगर आप चैनल सेलेक्ट नहीं करोगे तो क्या गाना बज जाएगा? नहीं बजेगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, यार ये कैसा रेडियो है, सप्लाई ऑफ वोल्टेज पूरी है, सप्लाई ऑफ करंट पूरा है, लेकिन आउटपुट नहीं है। दिस मीन्स की रुकावट है अंदर। हम चाहते हैं कि रुकावट ज्यादा हो या कम हो? हम चाहते हैं कि रुकावट कम हो। हम चाहते हैं कि वोल्टेज आप दे तो रहे हो, ऑल्टरनेटिंग करंट भी आप दे रहे हो, सप्लाई भी मिल रही है, हवा में तरंगे भी हैं, लेकिन गाना सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है। किसी भी रेडियो सेट में हम क्या चाहते हैं कि रेजोनेंस हो। हम चाहते हैं कि इनपुट पे आउटपुट आए, लेकिन जब इनपुट पे आउटपुट नहीं आता है, मतलब रुकावट में दम है। हम क्या चाहते हैं कि रुकावट कम हो, हम चाहते हैं कि रुकावट कम हो। अब आपको बताता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रेडियो के सेट में इस्तेमाल होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आरएलसी सर्किट होते हैं। एक बच्चा कहता है ओ वाओ, अ रेजिस्टर, ओ वाओ इंडक्टर, ओ वाओ कैपेसिटर। जी हां, उनमें लगा होता है आरएलसी सर्किट। एक बच्चा कहता है जाओ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको रुकावट कम चाहिए, ऊपर से खुद ही आपने इतनी तीन रुकावट लगा दी, एक आधी रुकावट लगाते काम बन जाता है। ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे काम कौन करता है? इंडक्टर। फ्रीक्वेंसी पे काम कौन करता है? कैपेसिटर। क्या रेजिस्टर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? नहीं। लेकिन वोल्टेज किस पे डेवलप होती है? रेजिस्टर पे। अप्लाई भी किस पे होती है? रेजिस्टर पे। और चाहते किस पे कि अच्छे से डेवलप हो जाए? इंडक्टर और कैपेसिटर पे। इस बात का क्या मतलब है, कुछ देर बाद समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही बात पे फोकस करो कि हम चाहते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन के रेडियो सेट में आरएलसी में रुकावट कम से कम हो। जब आरएलसी को सीरीज में लगाया जाता है और सीरीज में लगाकर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि उसका टोटल रेजिस्टेंस ही कम हो जाए। एक बच्चा कहता है मतलब इंपीडेंस। यस, मतलब इंपीडेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस ही कम हो जाए तो उसे कहा जाता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ऐसा कब होता है और ऐसा कैसे होता है, दीजिए ध्यान, ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैं आपको जो बात हूं बताने जा रहा, उस बात को हम कहते हैं सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। व्हाट इज सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट? देखो, सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट एक सिंपल सर्किट है जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट वोल्टेज के क्रॉस लगा दिया गया है। आर इंडक्टर और कैपेसिटर, इसकी रुकावट आर, इसकी रुकावट एक्सएल, इसकी रुकावट एक्ससी। अब इस सर्किट में मैं जो बात बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। हम चाहते हैं
कि सर्किट की टोटल रुकावट, सर्किट की टोटल रुकावट, सर्किट की टोटल रुकावट कम हो, सर्किट की टोटल रुकावट कम हो ताकि आने वाली या डिटेक्ट होने वाली फ्रीक्वेंसी में दम हो, ताकि आने वाली या डिटेक्ट होने वाली फ्रीक्वेंसी में दम हो, या मुझे कहना चाहिए उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में दम हो। अब ऐसा कब होगा? देखो नेट इंपीडेंस होता है Z, विच इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। हम सब जानते हैं, ये बात बहुत जरूरी है, सुनना ध्यान से। हम जानते हैं कि XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है एंड XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा C होता है, या XL इज इक्वल टू 1/ओमेगा C होता है। इसका मतलब हुआ कि इंडक्टर की रुकावट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड कैपेसिटर की रुकावट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और बच्चा जानता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, यानी ओमेगा मींस एक प्रकार से देखा जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा अगर देखा जाए तो एक प्रकार से एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बात भूल लीजिए, है मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों मचा दो बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ताकि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बच्चा कहता है ठीक है, मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी कम, इसे बेसलाइन मान लेते हैं। अगर ये बेसलाइन है, मान लो फ्रीक्वेंसी यहां पर है, फ्रीक्वेंसी यहां पर है, यानी फ्रीक्वेंसी कम है। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टर की रुकावट भी कम होगी, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटर की रुकावट में दम होगा। यानी जब फ्रीक्वेंसी नीचे होगी तो इंडक्टर की रुकावट उसके साथ साथ चलेगी, क्योंकि ये कहता है भाई मैं तेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब होगा क्या? धीरे धीरे इसको बढ़ाया, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, लेकिन मत भूलो कि जब ये बढ़ेगा तब ये घटेगा। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब XL और XC बराबर हो जाएंगे। आई रिपीट माय सेंटेंस, फ्रीक्वेंसी की रेंज में बढ़ने और घटने के दौरान एक ऐसा पॉइंट आता है जब XL XC के बराबर हो जाता है। पहले देखो, फिर घूरो, फिर मैं कहता हूं कि समझो। अगर आए मन में कोई भी सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसी जब थी कम तो इंडक्टर की रुकावट भी थी कम, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी थी कम तब कैपेसिटर की रुकावट में था दम। तब ये ज्यादा था जब था ये कम, जब था ये कम तब ये भी था कम। ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब ये बढ़ने लगा तो ये भी बढ़ने लगा, जब ये बढ़ने लगा तो ये घटने लगा। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब ये बढ़ता चला ही गया, ये घटता चला ही गया और दोनों की मुलाकात हो गई इस पॉइंट पे। यानी मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं, जब XL XC के बराबर होगा तब Z इज इक्वल टू सिर्फ R स्क्वायर, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो सिर्फ R होगा। देख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में XL और XC गायब हो जाएंगे, XL और XC गायब हो जाएंगे, R का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ R बन जाएगा। यानी सर्किट RLC होने के बावजूद भी रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें इंडक्टर लगा होगा,
उसमें कैपेसिटर भी लगा होगा, इंडक्टर की रुकावट भी होगी, कैपेसिटर की रुकावट भी होगी, रेजिस्टर की रुकावट भी होगी। लेकिन कैसे बताएं कि दो लोगों में लड़ाई झगड़े के कारण इनकी ताकत सबसे कम होगी और सर्किट में अब तब पूरी जान होगी। अब खुद सोच के देखो, ऐसे सर्किट में जब रुकावट कम हो जाएगी तो करंट ज्यादा आएगा या कम आएगा? ऑब्वियस सी बात है, करंट ज्यादा आएगा। तो इनपुट आने वाले सिग्नल को अच्छा खासा इजाजत मिलेगी, भाई आओ पधारो सा, आपका स्वागत सा। सच अ सर्किट व्हेन R, L and C are connected in series in such a manner that at a given frequency, एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंडक्टर की रुकावट कैपेसिटर की रुकावट के बराबर हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। Then we say that resonance has taken place because the circuit has given the minimum resistance and maximum permission to the incoming signal. Maximum current इसमें draw होता है and that is why it is also called as acceptor circuit कि भाई आजा सिग्नल को रिसीव करना है। यही वजह है कि जब आपके द्वारा अप्लाई की गई फ्रीक्वेंसी हवा की फ्रीक्वेंसी को मैच करती है, उसी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब XL और XC एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ के सर्किट में काम नहीं करते, और जब दोनों सर्किट में काम नहीं करेंगे तो दोनों के होने पर भी दोनों का असर नहीं आएगा और सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और मैक्सिमम करंट को अलाउ करेगा। इसका मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों को समझ आ रहा है। एक बार और नजर डाल लीजिए। अब आपको मैं डिटेल में, एक बच्चा कहता है डिटेल में, और कितना डिटेल में समझाओगे मास्टर? एक अच्छे खासे छोटे से टॉपिक को इतना मिर्च मसाला लगा के बता दिया आपने। मिर्च मसाला मत कहो इसे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कहो इसे। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको डेरिवेशन करके दिखा देता। एक बच्चा कहता है डेरिवेशन, इसमें कौन सी डेरिवेशन है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तो बनता होगा कोई ना कोई। आओ बताता हूं क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको समझ आ चुकी है, और अगर ये बात आपको समझ आ चुकी है तो मैं आपको निकाल के दिखाने जा रहा हूं द एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट माय सेंटेंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेजोनेंस अकर्स जब XL XC होता है, दैट इज जब ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C होगा। अब इस ओमेगा को ओमेगा R बोल देते हैं, इस ओमेगा को ओमेगा R बोल देते हैं, वेयर ओमेगा R इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, दीजिए इस बात पे पूरा ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। देखिए, सो ओमेगा RL इज इक्वल टू ओमेगा RC, और ओमेगा R का स्क्वायर इज 1 अपॉन LC। ओमेगा R को लिख सकता हूं 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, और 4 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। देख लो, मैं कहता हूं घूर लो, इसी को कहते हैं फाइनल एक्सप्रेशन, इसी को कहते हैं फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार इस पे नजर डालिए। है अगर किसी बच्चे के मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। अगर मैं चाहूं तो दो तरीके से इसे बता सकता हूं। एक ओमेगा R इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, इसे भी एक्सप्रेशन माना गया है, और दूसरा एक्सप्रेशन
फ्रीक्वेंसी R इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये दो वो फॉर्मूला हैं जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। ये जो दो फॉर्मूला हैं जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। मेरे किसी बच्चे को क्लास 12th के क्या कोई है टेंशन, ये बताने के बाद क्या एक बार अच्छे से घूर लीजिए। मैं कहता हूं अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अपने पूरे दिमाग में अगर आप एक कॉन्सेप्ट बिठा लेते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि व्हाट इज अ रेजोनेटिंग सर्किट एंड क्या होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अब ऐसा नहीं है कि आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस प्राप्त करने का सिर्फ एक तरीका यही है। आपको बताना चाहूंगा कि आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस प्राप्त करने का एक तरीका और है, और इसी से ताल्लुकात रखने वाली कुछ ऐसी बातें और हैं जिन्हें मैं नए तरीके से मिर्च मसाला लगा के एक नए स्टाइल में नई एनर्जी के साथ नए वीडियो लेक्चर में बताना पसंद करूंगा। एक बच्चा कहता है मतलब अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ना 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 ना, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे इतना फोकस है मेरा कि अगर एक बार सुनोगे ना तो लाइफ टाइम के लिए याद रखोगे और मतलब समझ आ जाएगा ना। तो जिस दिन आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना और तब आपको जब आपका प्रोफेसर ये सब चीजें सिखा रहा होगा तो आपके दिल और दिमाग में एक ही आदमी का ख्याल आ रहा होगा। बस मुझे वो सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त होगी जब आप कहोगे भाई पल्ले पड़ गया, क्योंकि किसी ने समझाया है। So with this, I wrap up today's video lecture, and this does not mean that the topic has finished, but yes, it does mean that the concept introduction has been finished of electric resonance. There are few more things which are related to this topic, and I will be coming back very soon with a new video lecture and explain you the rest of the things. आपने इसे देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आपका कीमती वक्त बहुत जरूरी है आपके लिए भी, और जो आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे किसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया या लाइक नहीं किया या कमेंट नहीं किया है तो कर दो भाई, अच्छा लगता है तुम्हारे भाई को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, आप अपने कीमती वक्त को वेस्ट ना करो। सो जो आपने दिया वक्त उसका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। वंस अगेन सेइंग गुड बाय टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। और हाँ, बेसब्री से करिएगा, थोड़ा सा इंतजार, आएगा अगला वीडियो लेक्चर एक और बार। थैंक यू वंस अगेन।